Hello students, welcome back in my YouTube channel. Students, if you're new to my channel, please subscribe my channel and hit the bell icon so you get the latest notifications timely. So students, today's topic is types of dividend policy. So let's get start the video. Types of dividend policy. The various types of dividend policies are discussed as follows. A. Regular dividend policy. Payment of dividend at the usual rate is termed as regular dividend. The investors, such as retired persons, widows, and other economically weaker persons, prefer to get regular dividends. A regular dividend policy offers the following advantages. टाइप्स ऑफ डिविडेंड पॉलिसी में जो हमारा फर्स्ट डिविडेंड आता है वो है रेगुलर डिविडेंड पॉलिसी। जब भी हम डिविडेंड पे करते हैं एक यूजुअल रेट पे तो उसे हम कहते हैं रेगुलर डिविडेंड। यूजुअल रेट मींस एक कॉमन सा आप रेट ऑफ डिविडेंड मान के चलिए, सपोज 10% इट कैन बी। पेमेंट ऑफ डिविडेंड एट द यूजुअल रेट इज टर्म्ड एज रेगुलर डिविडेंड। नॉर्मली जो सभी कंपनीज एक पर्टिकुलर रेट ऑफ डिविडेंड फॉलो करती है तो उसे एट द यूजुअल रेट आप कह सकते हैं। तो जैसे कि हमारे कंपनी में कुछ इन्वेस्टर्स होते हैं, सपोज कीजिए कि वो रिटायर्ड पर्सन्स हैं या विडोज हैं या कुछ ऐसे इकोनॉमिकली वीकर पर्सन्स हैं, तो वो प्रेफर करते हैं कि उनको रेगुलर डिविडेंड एनुअली मिलता रहे, जिससे कि वो अपना गुजारा आसानी से कर सके। तो रेगुलर डिविडेंड पॉलिसीज़ जो हैं इसके काफ़ी सारे एडवांटेजेस हैं। ए, इट एस्टैब्लिशेस ए प्रॉफिटेबल रिकॉर्ड ऑफ द कंपनी। इट क्रिएट्स कॉन्फिडेंस अमंग्स द शेयर होल्डर्स। इट एड्स इन लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग एंड रेंडर्स फाइनेंसिंग ईजियर। इट स्टेबलाइजेस द मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स। तो रेगुलर डिविडेंड पॉलिसीज़ के बहुत सारे फ़ायदे हैं। पहला तो है कि इससे कंपनी एक प्रॉफिटेबल रिकॉर्ड एस्टैब्लिश कर पाती है एक सोसाइटी में। रेगुलर डिविडेंड पॉलिसी फॉलो करने से क्या होता है कि हमारे जितने भी शेयर होल्डर्स हैं या ऑल अराउंड सबके मन में एक कॉन्फिडेंस क्रिएट हो जाता है उस कंपनी के रिगार्डिंग कि हाँ, इस कंपनी की जो रेपुटेशन है, इस कंपनी की जो फाइनेंशियल कंडीशन है, फाइनेंशियल स्टेटस है, वो अच्छा है। थर्ड जो है इसका एडवांटेज कि अगर कोई कंपनी रेगुलर डिविडेंड पॉलिसी फॉलो करती है तो लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग में इजी होता है और प्रोवाइड कर सकती है फाइनेंस इजीली। कोई भी कंपनी अगर रेगुलर डिविडेंड पॉलिसी फॉलो करती है तो उसकी मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर जो है वो मार्केट में स्टेबलाइज हो जाती है, स्टेबल हो जाते हैं, अप डाउन नहीं रहता। अप डाउन जो शेयर्स की वैल्यूज़ में होता है वो नहीं रहता। नेक्स्ट एडवांटेज है ई पॉइंट, द ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स व्यू डिविडेंड एज ए सोर्स ऑफ फंड्स टू मीट देयर डे टू डे लिविंग एक्सपेंसेस। तो जब हम रेगुलर डिविडेंड पॉलिसी फॉलो करते हैं, हमारी कंपनी के जो भी ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स हैं उनके लिए डिविडेंड एक ऐसा सोर्स ऑफ फंड होता है जिससे कि वो अपने डेली के खर्चे ईजीली उठा सकते हैं। नेक्स्ट है एफ पॉइंट, इफ प्रॉफिट्स आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड रेगुलरली एंड आर रिटेन्ड द शेयर होल्डर्स मे हैव टू पे अ हायर रेट ऑफ टैक्स इन द ईयर व्हेन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड। तो अगर आप प्रॉफिट्स को रेगुलरली डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, उन प्रॉफिट्स को आप सिर्फ कंपनी में ही रख रहे हैं, तो हो सकता है कि the shareholders may have to pay higher rate of tax in the year when accumulated profits are distributed. कई बार कंपनीज में ऐसा होता है कि जो भी कंपनी के प्रॉफिट्स हैं कंपनी उसे रेगुलरली डिस्ट्रीब्यूट शेयर होल्डर्स में नहीं करती और उस सारे प्रॉफिट को कंपनी जो है वो कंपनी में ही रखती है। तो इससे क्या हो सकता है कि जब भी वो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे करेगी, जब उनका प्रॉफिट जो है काफ़ी ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है, फिर उसमें से वो डिविडेंड पे करेगी, तो इससे हो सकता है कि जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं उनको हाई रेट ऑफ टैक्स उस साल देना पड़ सकता है, क्योंकि जब बहुत सारे प्रॉफिट्स इकट्ठा हो जाएंगे तो डेफिनेटली शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी ज़्यादा अमाउंट में मिलेगा
और ज़्यादा इनकम होने से आपको हाई रेट ऑफ टैक्स पे करना पड़ सकता है। However, it must be remembered that regular dividends can be maintained only by companies of long standing and stable earnings. लेकिन इस बात को हमें ध्यान रखना चाहिए कि रेगुलर डिविडेंड जो है सिर्फ वही कंपनीज इस पॉलिसी को फॉलो कर सकती हैं जो कि लॉन्ग स्टैंडिंग एंड स्टेबल अर्निंग्स की होती है। जो कंपनीज काफ़ी ज़्यादा पुरानी हो चुकी है अपने बिजनेस में और जिनकी जो अर्निंग्स हैं ईयरली वो स्टेबल हो चुकी है, केवल वही कंपनी इस पॉलिसी रेगुलर डिविडेंड पॉलिसी को फॉलो कर सकती है। A company should establish the regular dividend at a lower rate as compared to the average earning of the company. तो कोई भी कंपनी अगर रेगुलर डिविडेंड पॉलिसी को फॉलो करती है तो उसे इस रेगुलर डिविडेंड पॉलिसी को लोअर रेट पे एस्टेब्लिश करना चाहिए एज़ कम्पेयर टू द एवरेज अर्निंग ऑफ द कंपनी। कंपनी की जो भी एवरेज अर्निंग है उसके कंपैरेटिवली रेगुलर डिविडेंड पॉलिसी जो है लोअर रेट पे एस्टेब्लिश करनी चाहिए, जिससे कि वो एक रेगुलर डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को एनुअली पे कर सकें। नेक्स्ट इज सेकंड, स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी। द टर्म स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड्स मीन्स consistency or lack of variability in the stream of dividend payments. In more precise terms, it means payment of certain minimum amount of dividend regularly. A stable dividend policy may be established in any of the following three forms. Students, stability of dividend means consistency, means जब आप डिविडेंड पे कर रहे हैं अपने शेयर होल्डर्स को तो एक फिक्स्ड अमाउंट आपको अपने शेयर होल्डर्स को एज ए डिविडेंड पे करनी होती है, जिसमें कि बिल्कुल फिक्स्ड अमाउंट होनी चाहिए। किसी भी तरह का वेरिएशन उसमें नहीं होना चाहिए कि एक साल आपने ज़्यादा दे दिया अगले साल कम दे दिया, तो इस तरह वेरिएशन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। एक फिक्स्ड अमाउंट आपको अपने शेयर होल्डर्स को देनी पड़ती है अंडर स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी। इट मीन्स पेमेंट ऑफ सर्टेन मिनिमम अमाउंट ऑफ डिविडेंड रेगुलरली। एनुअली आपको शेयर होल्डर्स को एक मिनिमम अमाउंट ऑफ डिविडेंड पे करनी होती है अंडर स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी। तो स्टेबल डिविडेंड पॉलिसीज़ के कुछ फॉर्म्स हैं। ए, कांस्टेंट डिविडेंड पर शेयर। Some companies follow a policy of paying fixed dividend per share irrespective of the level of earnings year after year. आप नाम से ही गैस कर सकते हैं कि कांस्टेंट डिविडेंड पर शेयर, इस पॉलिसी के अंडर कुछ कंपनीज फॉलो करती हैं पॉलिसी ऑफ पेइंग फिक्स्ड डिविडेंड पर शेयर रिस्पेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ अर्निंग्स ईयर आफ्टर ईयर्स। तो कंपनीज क्या करती हैं पर शेयर, तो कंपनीज कांस्टेंट डिविडेंड पर शेयर के अंडर क्या करती हैं, एक शेयर पे कितना डिविडेंड वो अपने शेयर होल्डर्स को देगी वो डिसाइड कर लेती हैं। फिर चाहे उनकी जो अर्निंग्स हैं ईयर आफ्टर ईयर कैसी भी हो, अगर सपोज़ आपका जो शेयर है वो ₹10 का है तो उस पर मान लीजिए आप ₹2 का अगर आप डिविडेंड दे रहे हैं तो वो एनुअली पर शेयर के हिसाब से आपको देना पड़ेगा। सम कंपनीज फॉलो पॉलिसी ऑफ पेइंग फिक्स्ड डिविडेंड पर शेयर। जो भी आपकी शेयर की वैल्यू होगी उस पे आपको एक फिक्स्ड डिविडेंड हर शेयर पे देना पड़ेगा। अगर किसी शेयर होल्डर्स के पास 10 शेयर्स हैं, 15 शेयर्स हैं, तो उस पे उसे पर शेयर के हिसाब से एक फिक्स्ड डिविडेंड पर शेयर आपको पे करना पड़ेगा, फिर चाहे आपकी कंपनी की अर्निंग्स ईयर आफ्टर ईयर कैसी भी हो। Such firms usually create a reserve for dividend equalization to enable them pay the fixed dividend even in the year when the earnings are not sufficient or when there are losses. तो ऐसे केसेस में जब आप कांस्टेंट डिविडेंड पर शेयर फॉलो करते हैं अपनी कंपनी में, तो ऐसे केसेस में जो फर्म्स होती हैं वो एक रिज़र्व क्रिएट कर लेती हैं। वो रिज़र्व होता है रिज़र्व फॉर डिविडेंड इक्वलाइजेशन, जिसमें से कि शेयर होल्डर्स को कांस्टेंट डिविडेंड पर शेयर
एनुअली पे किया जाता है, चाहे कंपनी की अर्निंग्स बहुत ज़्यादा ना हो और इवन अगर कंपनीज में लॉसेस भी हो तो कंपनी रिजर्व फॉर डिविडेंड इक्वलाइजेशन का यूज़ करके अपने शेयर होल्डर्स को कांस्टेंट डिविडेंड पर शेयर पे करती है एनुअली. A policy of constant dividend per share is more suitable to concerns whose earnings are expected to remain stable over a number of years. तो जो पॉलिसी है हमारी कांस्टेंट डिविडेंड पर शेयर, नॉर्मली ये उन्हीं फर्म्स को सुइटेबल करती है जिनकी अर्निंग्स स्टेबल है ओवर ए नंबर ऑफ ईयर्स. पिछले कई सालों से जिनकी जो अर्निंग्स है, जिनके प्रॉफिट्स स्टेबल हो आ रहे हैं ईयर बाय ईयर, तो उन कंपनीज को, उन फर्म्स को ये कांस्टेंट डिविडेंड पर शेयर जो है वो ज़्यादा सुइटेबल होता है. नेक्स्ट इज बी, कांस्टेंट पे आउट रेशो. कांस्टेंट पे आउट रेशो means payment of a fixed percentage of net earnings as dividend every year. The amount of dividend in such a policy fluctuates in direct proportion to the earnings of the company. The policy of constant payout is preferred by the firms because it is related to their ability to pay dividends. Students, constant payout ratio means जो भी आपकी नेट अर्निंग्स होगी एवरी ईयर, उसका एक फिक्स्ड परसेंटेज आपको एज ए डिविडेंड एवरी ईयर शेयर होल्डर्स को देना पड़ेगा. फिक्स परसेंटेज मीन्स मान लीजिए कि आप 10% जो भी आपकी नेट अर्निंग्स होगी एवरी ईयर, उसका 10% आपको एज ए डिविडेंड शेयर होल्डर्स को पे करना पड़ेगा. तो इसे कहते हैं कांस्टेंट पे आउट रेशो. तो अर्निंग्स जो है फिक्स्ड नहीं होती हमारी, सेम अमाउंट ऑफ अर्निंग्स इज़ नॉट पॉसिबल इन एवरी ईयर. तो फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ नेट अर्निंग्स जो है हमारी हर साल फिक्स नहीं होती, सेम नहीं होती. तो डेफिनेटली यहाँ पे जो हमारी अमाउंट ऑफ डिविडेंड होगा वो फ्लक्चुएट करेगा, क्योंकि जो डिविडेंड हम पे कर रहे हैं वो पे कर रहे हैं फिक्स परसेंटेज ऑफ नेट अर्निंग्स. अगर नेट अर्निंग्स हमारी वेरी कर रही है तो डेफिनेटली हमारा कांस्टेंट पे आउट रेशो भी वेरी करेगा. मीन्स हमारी जो पेमेंट ऑफ डिविडेंड है वो वेरी करेगी बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द नेट अर्निंग्स ऑफ आवर कंपनी. The policy of constant payout is preferred by the firms because it is related to their ability to pay dividends. तो constant payout ratio जो है नॉर्मली वो फर्म प्रेफर करती हैं because it is related to their ability to pay dividend. Figure given below shows the behavior of dividends when such a policy is followed. Next is C, stable rupee dividend plus extra dividend. Some companies follow a policy of paying constant low dividend per share plus an extra dividend in the years of high profit. तो कुछ कंपनीज क्या करती हैं, जो भी आपकी शेयर की वैल्यू होगी उस पे वो लो डिविडेंड पर शेयर, मान लीजिए कि आपकी कंपनी की शेयर की वैल्यू है ₹10, तो उस पर लो डिविडेंड पर शेयर, हर शेयर पे वो सपोज कर लीजिए हर शेयर पे मान लीजिए वो डिविडेंड पे कर रही है लो डिविडेंड पर शेयर. आप कंसिडर कर सकते हैं कि लो डिविडेंड पर शेयर मीन्स सपोज ₹1 ₹10 की शेयर वैल्यू पे वो पे कर रही है डिविडेंड, प्लस एक्स्ट्रा डिविडेंड भी पे करेगी जिस साल उनकी कंपनी हाई प्रॉफिट्स अर्न करती है. तो सच ए पॉलिसी इज़ मोस्ट सुइटेबल टू द फर्म्स हैविंग फ्लक्चुएटिंग अर्निंग्स फ्रॉम ईयर टू ईयर. तो ये वाली पॉलिसी जो है उन्हीं फर्म्स को ज़्यादा सुइटेबल करती है जिनकी अर्निंग्स एवरी ईयर फ्लक्चुएट करती है. एडवांटेजेस ऑफ स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी. A stable dividend policy is advantageous to both the investors and the company on account of the following. A. It is sign of continued normal operations of the company. B. It stabilizes the market value of shares. C. It creates confidence among the investors.
D. It provides a source of livelihood to those investors who view dividends as a source of funds to meet day to day expenses. E. It meets the requirement of institutional investors who prefer companies with stable dividends. F. It improves the credit standing and makes financing easier. G. It results in a continuous flow to the national income stream and thus helps in the stabilization of national economy. Next is dangers of stable dividend policy. In spite of many advantages, the stable dividend policy suffers from certain limitations. Once a stable dividend policy is followed by a company, it is not easier to change it. If the stable dividends are not paid to the shareholders on any account, including insufficient profits, the financial standing of the company in the minds of the investors is damaged, and they may like to dispose of their holdings. It adversely affects the market price of shares of the company, and if the company pays stable dividends in spite of its incapacity, it will be suicidal in the long run. स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी बहुत सारी एडवांटेजेस ऑफर करती है हमें, लेकिन इसकी काफ़ी सारी लिमिटेशंस भी हैं। एक बार अगर कोई कंपनी स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी फॉलो करती है तो उसके बाद ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है इस पॉलिसी को चेंज करना। कई बार ऐसा हो सकता है कि हम अपने शेयर होल्डर्स को स्टेबल डिविडेंड्स पे ना कर सकें इन एनी ईयर, किन्हीं भी कारणों से। इसमें कई कारण हो सकते हैं कि अगर हमारी कंपनी में सफिशेंट प्रॉफिट ना हुआ हो तो क्या होता है कि जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं उनके माइंड में, उनके दिमाग में ये बात बैठ जाती है कि कंपनी की फाइनेंशियल स्टैंडिंग जो है, फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो अब अच्छी नहीं है। तो जो रेपुटेशन उनके माइंड में बनी होती है कंपनी की फाइनेंशियल स्टैंडिंग, फाइनेंशियल कंडीशन, वो सारी डैमेज हो जाती है क्योंकि उस साल उनको डिविडेंड्स नहीं मिलते। तो क्या करते हैं कि वो जो भी उनके शेयर्स होते हैं वो उन्हें बेचना शुरू कर देते हैं। इट एडवर्सली इफेक्ट्स द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर्स ऑफ द कंपनी, और जिससे कि हमारी जो मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर ऑफ द कंपनी है वो बुरी तरह से इफेक्ट करती है। लेकिन अगर कंपनी के पास सफिशेंट प्रॉफिट्स नहीं है, उसके बावजूद भी अगर वो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को स्टेबल डिविडेंड पे करती है तो वो ज़्यादा दिन तक मार्केट में टिक नहीं सकती वो कंपनी। तो इसके काफ़ी सारे इस तरह के डिसएडवांटेजेस होते हैं स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी के। तो इसलिए कभी भी कोई भी कंपनी जब भी किसी डिविडेंड पॉलिसी को फॉलो कर स्टार्ट करती है तो काफ़ी सारे फैक्टर्स को पहले कंसीडर करना ज़रूरी होता है। इरेगुलर डिविडेंड पॉलिसी, तो स्टूडेंट्स कई कंपनीज जो है इरेगुलर डिविडेंड पेमेंट्स फॉलो करती हैं और इसके पीछे काफ़ी सारे हमारे ऐसे रीजंस हैं, जैसे कि हर कंपनी की जो अर्निंग्स हैं वो बिल्कुल अनसर्टेन होती है। किसी भी कंपनी को ये नहीं पता होता कि उनका इस साल या आने वाले सालों में क्या क्या प्रॉफिट्स हो सकते हैं, और अनसक्सेसफुल बिजनेस ऑपरेशन हो सकते हैं। कोई भी कंपनी जब अपना बिजनेस स्टार्ट करती है उन्हें नहीं पता होता कि वो कितना सक्सेसफुल आगे आने वाले सालों में होंगे। तो उनकी जो बिज़नेस ऑपरेशंस हैं ज़रूरी नहीं कि वो हर बार सक्सेसफुल हों, कई बार अनसक्सेसफुल भी हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो इरेगुलर डिविडेंड पॉलिसी प्रेफर करती हैं। तो लैक ऑफ लिक्विड रिसोर्सेज, ज़रूरी नहीं कि हर कंपनी में बहुत सारा लिक्विड रिसोर्सेज हो, बहुत सारा कैश अवेलेबल हो। कई कंपनीज़ को सामना करना पड़ता है कि उनके पास लिक्विडिटी अवेलेबल नहीं होती। तो ऐसे हमारे कई कारण हैं जिसकी वजह से कई कंपनीज़ इरेगुलर डिविडेंड पॉलिसी को फॉलो अप करना पसंद करती हैं। एक कारण ये भी है फियर ऑफ एडवर्स इफेक्ट ऑफ रेगुलर डिविडेंड्स ऑन द फाइनेंशियल स्टैंडिंग ऑफ द कंपनी। तो अपनी डिविडेंड पे करने से पहले ये सोचती है कि अगर वो रेगुलर डिविडेंड्स फॉलो अप करते हैं तो इससे हमारी फाइनेंशियल स्टैंडिंग पे क्या असर पड़ेगा। उन्हें डर होता है कि अगर हमने एक बार रेगुलर डिविडेंड पॉलिसी फॉलो अप कर ली तो दोबारा अगर कंपनी में कहीं
मुश्किल हालात हो जाए तो हमारे लिए सर्वाइव करना उस टाइम पे मुश्किल होता है। तो फियर ऑफ एडवर्स इफेक्ट ऑफ रेगुलर डिविडेंड ऑन द फाइनेंशियल स्टैंडिंग ऑफ द कंपनी, तो ये उनके मन में एक डर होता है, इसी वजह से वो इरेगुलर डिविडेंड पॉलिसी को फॉलोअप करना बेहतर समझती है। नेक्स्ट इज फोर्थ, नो डिविडेंड पॉलिसी। A company may follow a policy of paying no dividends presently because of its unfavorable working capital position or on account of requirement of funds for future expansion and growth. तो ऐसी कई सारी कंपनीज होती हैं जो कि नो डिविडेंड पॉलिसी को प्रेफर करती हैं। इसके कारण क्या हो सकते हैं कि उनकी जो वर्किंग कैपिटल पोजीशन है, लिक्विडिटी प्रॉब्लम होती है उनके पास, कि कैश अवेलेबल नहीं होता, या कोई भी कंपनी जब नई नई शुरू होती है तो उनको फंड्स की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है कि वो अपने बिज़नेस को एक्सपेंड कर सकें, ग्रो कर सकें। तो ऐसे केसेस में हर मैक्सिमम कंपनीज जो हैं नो डिविडेंड पॉलिसी को प्रेफर करना बेहतर समझती हैं, क्योंकि बिज़नेस को एक लेवल तक लेके जाना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। तो ऐसी हैं क्योंकि उन्हें अपनी बिज़नेस को पहले तो इस्टेब्लिश करना बहुत ज़रूरी होता है, दैन उसके बाद फ्यूचर प्लान्स होते हैं उनके कि अपने बिज़नेस को और एक्सपेंड करें और ग्रो करें। तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि वो नो डिविडेंड पॉलिसी को फॉलोअप करें ताकि अपने बिज़नेस को डेवलप किया जा सके। तो उस दौरान उस कंपनी को फंड्स की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है ताकि वो उस फंड्स को बिज़नेस में लगा सकें।